हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट जो अपने फिजिक्स में 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा, हमने एक मोशन पढ़ा, फिर लास्ट हमने पढ़ा था उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हमारा जो नया एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण का नाम आते ही आपको ये पता चल जाता है, अपने आप ही माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, हम इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि आखिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है। देखिए, लास्ट चैप्टर्स में आप लोगों ने ये जाना कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए किसी न किसी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर एक वस्तु कहीं पे रखी है तो अगर आपको उसको मूव करना है तो बिना फोर्स के आप उसको मूव नहीं कर सकते, जैसा हमने लास्ट में आपको समझाई थी चीज़ें सारी। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, अगर वो ऊंचाई पर है, उसको यदि आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो नीचे की ओर आएगा और नीचे पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। इससे क्या पता चलता है? देखिए, हमने कोई चीज़ ऊपर से छोड़ी, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास में, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। किस कारण से खींचती है वही इस चैप्टर में है सारा, लेकिन थोड़ा सा आगे उसका बड़ा रूप है। तो हम जब किसी पत्थर को फेंकते हैं, किसी स्टोन को फेंकते हैं, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, यानी उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कर रहा है? वो कर रही है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। इससे क्या साबित हुआ कि जो पृथ्वी है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आप किसी भी चीज़ को आप उछालेंगे वो हमेशा नीचे ही आएगी। यही आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ द्वारा जो उस बॉडी पे लग रहा है, या उस वस्तु पे लग रहा है, या उस स्टोन पे लग रहा है जिसको आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जिस फोर्स के कारण वो चीज़, पृथ्वी उस चीज़ को अपनी ओर खींच रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ऐसा बल जिस बल के कारण पृथ्वी किसी और दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। व्हेन अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स टू सम बॉडी एंड अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपने सेंटर की ओर उसे खींचे, तो वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो है, एक बार न्यूटन, इसाक न्यूटन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सर इसाक न्यूटन। एक बार ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ के नीचे बैठे थे, तो जब ऊपर से उस पेड़ में से, सेब का पेड़ था, अब सेब आप जब नीचे गिरा उसमें से, तो न्यूटन का माइंड स्ट्राइक किया और न्यूटन ने ही इस चीज़ को बताया कि जो पृथ्वी है वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये न्यूटन ने ही सबसे पहली बार इस चीज़ को बताया था। ठीक है, अब केवल अर्थ ही नहीं जो हर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बल्कि पृथ्वी पर और जितनी वस्तुएं हैं वो भी आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, बट हमें उसका एहसास नहीं होता। देखिए, मास के ऊपर बहुत बड़ी चीज़ डिपेंड करती है। मास, जो बॉडी का मास है, यानी कि द्रव्यमान है, भार है उसका, तो उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मास उसका कम है, अब दो आपके पत्थर हैं, आपके छोटे पत्थर हैं, ठीक है, अब आपके जो दो छोटे पत्थर हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उनका मास कम है, इसलिए वो हमको नज़र नहीं आ रहा कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो बॉडीज़ हैं और एक का मास बहुत ज़्यादा है और एक का कम है, तो वो हमें दिखता प्रतीत होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि स्टोन एक अगर ऊंचाई पर है, उसको थोड़ा सा धकेल दो तो वो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का मास ज़्यादा है, पृथ्वी का मास ज़्यादा है, तो वो वस्तु पृथ्वी की ओर खींची हुई आती है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ने भी अपने आप को होल्ड कर रखा है, मैनेज कर रखा है। यही कारण है कि बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण है जिस कारण से नदियाँ बहती हैं। आपने देखा, ऊंचाई से गिरती हैं नीचे, फिर वो आके समतल में फिर बहती रहती हैं। यानी
पृथ्वी में अगर गुरुत्वाकर्षण, अगर आपस में किसी दो वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ऐसी चीज़ होती ही ना, और हम भी नीचे ज़मीन पे आराम से चल ना पाते, हम भी फ्लोट कर रहे होते, हम भी तैर रहे होते, अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का है, अगर ये ना होता तो आप देखिए कि ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने हमें एटमॉस्फेयर को भी इसमें होल्ड कर रखा है, नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, तो पूरा नाम इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपको पता चल गया कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर दो एक जैसा मास है वो हमें नहीं दिखता कि वो अपने दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं, लेकिन अगर एक बॉडी बड़ी है और एक छोटी है, यानी मास जिसका बड़ा है और एक का मास छोटा है, तो वो हमें साफ नज़र आता है, ठीक। अब हम इसमें चल रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूटन ने ही दिया था। तो इसाक न्यूटन का एक बहुत बड़ी देन है हमारी इस दुनिया में कि उन्होंने हमें बताया गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के बारे में उन्होंने हमें बताया। न्यूटन ने, उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी पर यही चीज़ जो अभी आपको मैंने समझाई कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर कोई भी दो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। उन्होंने एक डेरिवेशन दी, एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला उन्होंने हमें क्या दिया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 kg है और एक का मास m2 kg है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। उन दोनों के जो बीच की दूरी r है। तो उसने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इस पे जो बल लगता है, जो बल लगेगा वो हमेशा ये जो मास है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं, पत्थर हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो एक का मास हमने m1 मान लिया है, एक का मास हमने m2 मान लिया है। तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो इस पे लग रहा है वो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके गुणनफल के, इनके मल्टीप्लिकेशन के। कैसे? उसने क्या बताया कि जो फोर्स इन पे लगेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। ये कहने का मतलब है। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई कि जो बल लग रहा है और जो इन पे आपस की दूरी r है, इनकी दूरी यदि हमने r मान ली है तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनके दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप अच्छी तरह समझें, मैं क्या बता रहा हूँ कि दो बॉडीज हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा m1 है, एक ऑब्जेक्ट हमारा m2 है, ठीक है, और इनकी दूरी हमने अगर r मान रखी है तो ध्यान दीजिए, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसका निशान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि r को हमने डिस्टेंस माना है, r को हमने दूरी माना है, ठीक है, r को हमने दूरी माना है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा बन जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ f इजिकल टू, देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन, अब मैं प्रोपोर्शनल में भी आप एक चीज़ समझिए, इसमें प्रोपोर्शनल में ये क्या चीज़ होती है, यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो m1 और m2 के है, यानी अगर हम इसे डबल कर देंगे, डिस्टेंस यदि हम डबल कर दें तो ये 1/4 हो जाएगा फोर्स। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
और इसे यदि हम आधा कर दें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि हम इसको डबल कर दें, डिस्टेंस को यदि हम डबल कर दें तो जो हमारा बल है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यदि इसे हम आधा कर दें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब है। अब यहाँ पर ये जो पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये जो हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बिल्कुल उसके सामने लिखा जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/, तभी तो मैंने बोला कि 4 टाइम्स और हाफ करने पे इस तरह हो गया वो, तो 1/r²। अब यहाँ पे इस निशान को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा F = G m1 × m2/r²। यहाँ पे G जो है हमारा कांस्टेंट है, G हमारा कांस्टेंट है। अब जब हम किसी कांस्टेंट को लगा लेंगे फिर वो उसके इक्वल यानी F = हो जाएगा। इसी G को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, अब हम यहाँ पर यदि आप देखें देखिए मेरे पास आया F = G m1 × m2/r²। यहाँ से अब मेरे को अगर G की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो G है, तो G का मान क्या हो जाएगा। अब G को मेरे को अगर निकालना है तो ये मैं इसे लिखूंगा G m1 × m2/r2 = F। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहाँ से तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं जरा यहाँ तक मिटा रहा हूँ इसे भी। यहाँ आप देखिए यदि मेरे को G की वैल्यू निकालनी तो G = F × r², ये ऊपर आ गया और जो ऊपर इसके साथ था वो नीचे आ जाएगा। ये G का फॉर्मूला बन गया, ये F का फॉर्मूला यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन 2 बॉडीज के बीच में लग रहा है, और ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फोर्स। अब अगर इसका मात्रक निकालना हो, मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक हर चीज़ में, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हर एग्ज़ाम्स में जो है यूनिट हमसे पूछी जाती है कि यूनिट क्या है। बहुत से बच्चे यूनिट में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको भागना है, कितना भागना है, 100 मीटर भागना है, 200 मीटर भागना है, या 1 किलोमीटर भागना है, या 2 किलोमीटर भागना है, ये जो मीटर किलोमीटर लग रहा है ये सब इसका मात्रक यानी कि यूनिट कहलाता है। कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, कितनी खरीदनी है, कितने ग्राम में खरीदनी है, कितने किलोग्राम में खरीदनी है ना, तो वही, या किसी कपड़े की लेंथ नापनी है तो वो आप उसको मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं, वो चीज़ सारी हमारी यूनिट कहलाती जो हम उसके आगे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फोर्स का जो, अब अगर मेरे को इसका मात्रक निकालना हो, G का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस, ये इसका होता है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, तो ये हो गया m², क्योंकि 2 बार है तो मीटर इंटू मीटर। ठीक, अपॉन ये मास हमेशा किलोग्राम में, ये इसका किलोग्राम और इसका किलोग्राम, तो क्या मात्रक बन गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इससे हम फिर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, तो ये इसका मात्रक बन जाएगा। ये आपको नोट करने के लिए है, इसको आप नोट करिए कैसे मात्रक निकालना है। कभी कभी मात्रक अगर याद ना भी रहे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, जिस तरह निकाला नोट करें। कभी कभी बच्चे मात्रक को भूल जाते हैं। देखिए मात्रक यूनिट जो होते कभी रटने नहीं चाहिए। जो आपका डेफिनेशन बनती है किसी भी चीज़ की, अब जैसे ग्रेविटेशन का हमने ये फार्मूला निकाला है ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन के फार्मूले के हिसाब से इसमें F आ रहा है यानी कि बल आ रहा है, और बल का यूनिट न्यूटन होती है, हम न्यूटन लिख लिया। डिस्टेंस, R को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। मास हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है,
इसका भी मास किलोग्राम में, इसका भी मास किलोग्राम में, तो केजी मल्टीप्लाई केजी हो गया। तो ये न्यूटन को एन बोलते हैं, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया, और ये किलोग्राम, क्योंकि 2 बार है तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया। अब ये नीचे था तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यही जी, और न्यूमेरिकली जो इस जी का मान आता है वो इस जी का मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट कर लें, जो जी का मान होता है जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक, हिंदी में कहा जाता है सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हमारा क्या हो गया जी, इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। नोट करें इसे। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने नोट कर ली होगी ये चीज़। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसको आप अभी देखेंगे। अब अगर इसमें सपोज करिए कि नीचे का मिटा रहा हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा इसे। मान लीजिए m1 1 है, m2 1 है और r आपका 1 है, तो मेरा फॉर्मूला है f = m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r2। तो क्या हो गया, f = g1 × 1 अपॉन 1 और f = g। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होता है, ठीक है। F = g। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन आपको यही आएगा कि सिंपल सा, पहले सबसे पहले कि इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज 1 kg एंड द अनदर बॉडी इज आल्सो 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज। तो वो आपका F = g आपका आंसर जो आ जाएगा। और g का मान कितना होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ, उससे आप समझें और सॉल्व कैसे करना है उससे भी अच्छी तरीके से देख लें। क्योंकि फिजिक्स में है तो सारी ये मैथमेटिक्स, बट कभी कभी कुछ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर लिखने होते हैं फिजिक्स में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ओके लिसन, ये कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि F निकालना है। कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल। यानी दो चीज़ें हैं, एक अर्थ है और एक बॉल है, एक पृथ्वी है और एक बॉल है। ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg, यानी जो बॉल है, यदि मैं m1 और एक m2, एक अर्थ का मास और एक बॉल का मास, अर्थ का मास और बॉल का मास, तो ये कह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कीजिए ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg। ये बॉल का मास 1 kg है, बॉल ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द ग्राउंड, और मास ऑफ द अर्थ जो हमें दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, अर्थ का 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, ये हमें इसका मास अर्थ का और ये बॉल का दिया हुआ है। और जो रेडियस है यानी जो r है, रेडियस ऑफ द अर्थ यानी जो डिस्टेंस हो गया हमारा, वो हमें गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक। और g की वैल्यू हमें पता ही होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11।
ठीक है, एक बार वैल्यू देखिए, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल, ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल, यानी जो अर्थ लगा रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस बॉल पे, तो वो आपको कैलकुलेट करना है जिस बॉल का मास 1 kg है और जिस अर्थ का मास 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 है, और जो रेडियस है अर्थ का वो हमें दे रखा है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3, और जो हमें g की वैल्यू हमें पता ही होती है कि 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 होती है। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना तो कितना आएगा। ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला F इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r², यही इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई अर्थ का मास 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, ठीक है, और अर्थ का मास 1 है, सॉरी बॉल का मास 1 है, वो हमने 1 लिख लिया, अपॉन डिस्टेंस कितना दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, हमें ये रेडियस किस चीज़ में दे रखा है, पहले मैं ये देख लूँ, क्योंकि हमें कभी मात्रा बदलना, ये हमें किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। जो भी चीज़ किलोमीटर में है उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो जाएगी अभी, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है, और मैंने जो अभी आपको मात्रक बताया वो मीटर में बताया था। तो अगर किलोमीटर में डिस्टेंस है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से यानी 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पहले ही था और 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻6 हो गया वो हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये हमारा मास हो गया, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 इसका स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये जो हमारी पावर्स है इसको अलग रखिए, आप 6.67 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 6.67 देखिए, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 6 7 42, 6 6 36, 44 और 40, यही आ गया ना, 6 7 42, 4 6 3 36 और 4 40, 6 3 36 और 4 40, तो 2 के बाद ये 40.02 आपका इसमें आ गया 6 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना बेटा। ये आपका 6.67 है जी, और m1 आपका जो आपका m1 है वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 है, और m2 आपका 1 kg है। तो पहले हमने 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, 4 कैरी हो गया, 6 6 36, 36 एंड 4 40, यहाँ 4 कैरी हो गया, 6 6 36 एंड 4 40, तो ये हो गया 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻24, ठीक है। नीचे हम करेंगे अब 6.4 को, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, ये इसका वर्ग है ना, तो 6.4 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16, 25, 6 4 24, सॉरी हाँ ठीक है, 4 चौक 16, चौक 25, 6 चौक 24, 2 6 36 और 2 38, कितना आ गया बेटा 10, यानी 40.96, 40.96 और मल्टीप्लाई ये 10⁻6 है 2, तो 10⁻12। अब यहाँ आप समझिए थोड़ी सी चीज़, अब ये 10⁻11 है, ठीक है, -11 है, मैं इसको प्लस करने के लिए इस पूरे को नीचे ले आया, ये आ गया 10⁻11, क्योंकि माइनस था तो इसे मैं नीचे भी ला सकता हूँ। अब मेरा ये बनकर यहाँ से हट गया, अब ये नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसे आप ध्यान से, तो 40.02 मल्टीप्लाई, पहले नीचे लिख लीजिए 40.96, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये 10⁻24 है, 10⁻24 है, और ये 10⁻12 और 11, तो अगर बेस सेम होता है, मैथमेटिक्स के नियम जो हमारे रूल्स हैं उसके घातांकों के नियम के अनुसार अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 12 और 11 कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ 10⁻23 और यहाँ 10⁻24, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर केवल 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ऊपर केवल 10 बच जाएगा।
यहाँ तक मेरे को आपको समझाना है। इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, फिर आपको सॉल्व करके इसका आंसर अपने आप निकालना है। नोट कर ले पहले आप इसे। कभी कभी क्वेश्चन में जो ये जी है इसकी वैल्यू 6.67 भी देगा, 6.7 भी दी आ सकती है, ठीक है। 6.7 भी दे सकते हैं, इसे 6.67 भी दे सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। जो वैल्यू आपको दे रखी है अब उसी के हिसाब से इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, आपका क्या बच गया 4002 अपॉन 4096 मल्टीप्लाई 10, तो मल्टीप्लाई 10 की जगह यहाँ पे 0 लगा लो और इसे आपस में डिवाइड कर लो। जो डिवाइड करके आंसर आएगा वही आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा इसमें। तो बेटा ये चीज़ इसमें न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के काफ़ी आएंगे जो आपको करने हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आपको ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और जिस बल के कारण, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना बल के मोशन कर ही नहीं सकती। ये हम लास्ट चैप्टर में सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो जब बिना बल के वो मूव नहीं कर सकती, तो इसी तरह जब पत्थर ऊपर से लुढ़कता है तो वो भी जो नीचे आ रहा है वो पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण और उसमें मोशन हो रहा है कि नहीं, वो उसमें बल लग रहा है। उसी बल को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं जो अर्थ के साथ उस बॉडी का हो रहा है या उस पत्थर का हो रहा है, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है और फोर्स का, और जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया और जो उससे मैंने आपको मात्रक निकालना सिखाया, अच्छी तरीके से इसको आप समझ लें। और इसके बाद जो मैंने ये आपको न्यूमेरिकल कराया है, इस न्यूमेरिकल के बेस पे अभी और भी क्वेश्चन, कब हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही निकालने को आए, हमें केवल फोर्स से निकालना है, हमें उसमें कोई और वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। क्या पता है एक जैसे बॉडी मास m1 और m2 होते हैं, वो हमें एक का मास दे दें और दूसरे का मास हमको पता ही नहीं है, दूसरे का मास निकालना हो, या हमें उनका डिस्टेंस निकालना हो। ऐसा जरूर नहीं केवल फोर्स से निकालना हो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला वही है, और कैसे उसका कन्वर्जन, कैसे उसको हम चेंज करते हैं आपस में, वो तरीका भी आपको मैंने समझाया अभी कि F कैसे था और G इक्वल्स टू कैसे था। तो इसमें अभी आप इतना ही रिवाइज करें, इसके आगे मैं आपको कल लेके चलूँगा। तो अच्छी तरीके से इसको देख लें और अपने पूरा स्टडी करें इसको ग्रेविटेशन के बारे में, और इसके आगे मैं आपको कराऊँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।